गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एडुस्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ये मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। सो इधर हम सबसे पहले दो कंट्रीज़ की बात करेंगे। दे आर टू कंट्रीज़, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की, एक यूरोप की एक छोटी सी कंट्री जो हरियाणा जैसी एक स्टेट है, जो कि उससे भी छोटी है। एंड बेल्जियम अपने बॉर्डर्स 4 देशों के साथ शेयर करता है, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। और उसकी पॉपुलेशन फ्रांस से भी कम है, दैट इज़ 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा बस। अब इसकी एथनिक कंपोजिशन कैसी है, तो इधर अगर हम मैप में देखेंगे, जो आपकी बुक में मैप में दे रखा हो, ऊपर वाला जो फ्लेमिश रीजन है उधर 59% लोग रहते हैं जो कि डच बोलते हैं, एंड वो बेल्जियम में मेजॉरिटी में है। उसके नीचे वाले रीजन में, वेलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और वो माइनॉरिटी में है। और जो बाकी बचा 1% है वो जर्मन बोलता है और वो बहुत ज़्यादा कम माइनॉरिटी में। अब हम बात करेंगे इसकी कैपिटल सिटी की। बेल्जियम की जो कैपिटल है दैट इज़ ब्रुसेल्स। अब यहाँ पर ठीक इसका उल्टा है, बेल्जियम में मेजॉरिटी में डच थे, माइनॉरिटी में फ्रेंच थे, लेकिन इधर ब्रुसेल्स में जो मेजॉरिटी है वो फ्रेंच की है एंड माइनॉरिटी डच की है। 80% फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% डच बोलते हैं। तो जो प्रॉब्लम क्या आई, दैट पूरी कंट्री में डच मेजॉरिटी है लेकिन उसकी कैपिटल सिटी में फ्रेंच मेजॉरिटी है। ठीक है। तो इसलिए और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो बहुत ज़्यादा रिच भी थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे एंड वो माइनॉरिटी थे। तो डच स्पीकिंग पीपल को ऐसा लगने लगा दैट वो माइनॉरिटी है, रिच है, पावरफुल है, बट स्टिल उनको ज़्यादा डेवलपमेंट मिल रही है और हमको डेवलपमेंट इन केस ऑफ एजुकेशन ज़्यादा बाद में मिल रही है। ठीक है। सो इसलिए उन्हें चीज़ें लगने लग गई एंड डच पीपल को काफ़ी इग्नोर्ड फील होने लग गया। उन्हें लगने लगा दैट उनका जो कल्चर है वो पीछे छूट रहा है, वो अनफेयरली ट्रीट हो रहे हैं, जिससे दोनों ग्रुप के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए। और सबसे ज़्यादा ये ब्रुसेल्स में ख़राब थी कंडीशन, क्योंकि फ्रेंच उधर मेजॉरिटी भी थी, रिच भी थे उधर के लोग और पावरफुल भी थे। ठीक है। तो ये बेसिकली बेल्जियम की कहानी है। अब है श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या हुआ, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के पास की एक आइलैंड कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उसके डबल है श्रीलंका की पॉपुलेशन। अब इधर का क्या सिनेरियो है, दैट इधर 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकर्स है जो कि मेजॉरिटी है। 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं। अब उन तमिल स्पीकर्स में से ना 2 सब ग्रुप हैं, एक है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल से जो उधर पहले से रहते हैं, जो उधर के नेटिव्स हैं, लेकिन इंडियन तमिल से जैसे ब्रिटिश कुछ लोगों को ज़बरदस्ती भेज देते ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के कहीं, तो ऐसे लोग जिनके जो फोरफादर्स हैं, जिनके जो पूर्वज हैं, वो इंडिया से आए हैं एज प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है। तो इधर का रिलीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि सिन्हाला जो है वो मोस्टली बुद्धिस्ट है, तमिल्स जो है वो हिंदूज़ भी है, मुस्लिम्स भी है, दोनों है, और बाकी का जो 7% हिस्सा है वो क्रिश्चियंस है, जो तमिल भी बोलता है, सिन्हाला भी बोलता है। अब इधर एक मेन टॉपिक है मेजॉरिटेरियनिज्म। ये क्या होता है, तो जब मेजॉरिटी पावर यूज़ करती है जिससे वो माइनॉरिटी पे डोमिनेट कर सके, अपना हक जमा सके। तो श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, वो ब्रिटिश रूल से फ्री हो चुका था एंड सिन्हाला लीडर्स को चाहिए थी अब डोमिनेंस, उन्हें चाहिए थी पावर, क्योंकि वो वैसे भी मेजॉरिटी में थे। तो गवर्नमेंट ना सिर्फ सिन्हाला पीपल के लिए डिसीजंस लेती चली गई, तमिल को इग्नोर करने लग गई, उनके फेवर में डिसीजंस लेती चली गई। फिर आया 1956 का एक्ट, जहाँ पर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो तमिल लोगों को लगने लगे दैट उनकी लैंग्वेज इग्नोर हो रही है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ फॉलो होने लग गई। प्रेफरेंशियल मतलब जो एक चीज़ को प्रेफर करें। ठीक है। जैसे तमिल को जॉब्स नहीं मिल सकती थी ईजिली, वो इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता था बुद्धिज़्म को फॉस्टर करो, बुद्धिज़्म को प्रमोट करो, जिससे तमिल्स को लगने लगा दैट गवर्नमेंट न्यूट्रल नहीं है, वो किसके साथ है, श्रीलंकन सिन्हालास की तरफ है। तमिल्स इग्नोर फील होने लग गए और उन्हें लगने लग गया दैट गवर्नमेंट सिर्फ एक कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। और फिर एक टर्म आता है एलियनेशन, मतलब
जब आप एकदम आइसोलेटेड सेपरेटेड फील करते हो कि आप इग्नोर फील करते हो, जो तमिल्स को लगने लगे दैट उनकी लैंग्वेज इग्नोर हो रही है, उनका कल्चर डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं श्रीलंका में जो उनको सपोर्ट कर रही है, सब उनके अगेंस्ट है। एंड अनफेयर पॉलिसीज़ के वजह से सिन्हाला और तमिल के जो रिलेशंस थे वो ख़राब होते चले गए ओवर टाइम। तो तमिल की डिमांड्स क्या थी? सबसे पहले तो तमिल के लोगों ने पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करने लग गए। तो वो चाहते थे दैट तमिल भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हुए एंड उन्हें भी रीजनल ऑटोनॉमी मिले कि कुछ रीजन में उनका भी डोमिनेंस है, जॉब्स और एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। लेकिन गवर्नमेंट बार बार इन डिमांड्स को रिजेक्ट करे जा रही थी। तो इतना गुस्सा आ गया दैट 1980s तक तमिल लोग एक तमिल इलाम डिमांड करने लग गए। ये क्या था? जहाँ पर उन्हें एक सेपरेट कंट्री चाहिए थी नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंका के। फिर आया सिविल वॉर, जब कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट हो गया तो सिविल वॉर हुई। जब गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स बार बार रिपीटेडली रिजेक्ट कर रही थी तो उन्हें गुस्सा आ गया, जिससे सिविल वॉर हुई। और उसके क्या इफेक्ट्स हुए? वॉर के क्या इफेक्ट्स होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे जाते हैं, कई सारे लोगों ने देश छोड़ दिया, अपना लाइवलीहुड खो दिया, होम्स खो दिए, जॉब्स खो दिए, इकॉनमी में सबसे ज़्यादा डैमेज आता है, सोसाइटी में आता है। एंड सिविल वॉर फाइनली 2009 में एंड हुई। ठीक है, तो अब हम ये हमारी दो स्टोरीज़ थी, एक थी बेल्जियम की, श्रीलंका की। अब कैसे डील किया? देखो श्रीलंका में तो बच्चा एक सिविल वॉर आ गई, तो मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से बहुत समझदारी से हैंडल नहीं किया। लेकिन अब अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में क्या क्या अकोमोडेशंस आए? तो बेल्जियम ने मेजॉरिटी को डोमिनेट नहीं करने दिया, इंस्टेड वो पावर शेयरिंग को चूज़ करते हैं जहाँ पर पावर शेयर हुई। तो बेल्जियन लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ लिया पावर शेयरिंग का, एंड वो समझ गए थे दैट देयर विल बी रीजनल डाइवर्सिटीज़, देयर विल बी रीजनल डिफरेंसेस, लेकिन वो उनके हाथ में दैट वो उसे कैसे डील कर रहे हैं। सो 1970 और 1993 के बीच में इन 23 साल में कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया गया, अमेंडमेंट की गई, और वो एक फाइनली इनोवेटिव अरेंजमेंट लेके आए। और बार बार जब वो अमेंडमेंट करते थे हर एक लॉ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या क्या अकोमोडेशंस आए? सबसे पहला था इक्वल मिनिस्टर्स रूल, जहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जितने डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे। एंड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लॉ है, कोई भी स्पेशल लॉ है, तो उन्हें दोनों मेजॉरिटी, दोनों जो कम्युनिटी है उनका सपोर्ट चाहिए। कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली, मतलब कि एक कम्युनिटी द्वारा नहीं हुआ जा सकता। नेक्स्ट है पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। कई सारी ऐसी पावर थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, एंड स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल भी सबऑर्डिनेट नहीं है, उनके पास भी अपनी पावर, उनके पास भी अपने राइट है कि वो खुद डिसीजन ले सकते हैं यूनिलैटरली। और कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में भी ऐसी हुआ, जहाँ पर जो फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में थे। ठीक है, तो उधर भी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी मिनिस्टर्स की। जैसे कंट्री में डच मेजॉरिटी में थे लेकिन स्टिल मिनिस्टर्स इक्वल हुए। सिमिलरली कैपिटल में जहाँ पर फ्रेंच मेजॉरिटी में थे इधर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुई। उसके बाद है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज बनी, मतलब जो लोग जर्मन बोलते थे उनकी जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो लोग बोलते थे फ्रेंच उनके अलग फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो लोग डच बोलते थे उनकी डच कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो लैंग्वेज के बेस पे पीपल अपने अपने मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाए, एंड वो अपने लैंग्वेज के ग्रुप के लीडर्स को वोट करते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, सिविल वॉर नहीं हुई, कंट्री का डिवीजन नहीं हुआ। जैसे श्रीलंका में हुआ, सिविल वॉर हुआ, डिवीजन ऑफ कंट्री चाह रहे थे तमिल लोग, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन इधर इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं हुई, एंड बल्कि ब्रुसेल एक ऐसा डेमोक्रेसी का इतना अच्छा मॉडल बन के सामने आया दैट यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी दो कंट्रीज़ की स्टोरी, जहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों थी। लेकिन एक तरफ सिविल वॉर हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट ने इतनी इंटेलिजेंटली उससे डील किया दैट वो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, नेसेसरी क्यों है? तो उसके दो रीज़न हैं, प्रूडेंशियल रीज़न, मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? एक प्रैक्टिकल रीज़न। जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, तो अगर हम लॉजिकली सोचते हैं तो क्या आएगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे,
क्योंकि सब खुश रहेंगे, ठीक है, वायलेंस नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वायलेंस नहीं होगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, कंट्री में हलचल नहीं मचेगी। एंड मेजॉरिटी रूल अगर हम देखें तो ये शॉर्ट रन में इट विल बी गुड कि चलो छोटे ग्रुप को डोमिनेट करने हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें ना, सो इट मे डिस्ट्रॉय द कंट्रीज यूनिटी और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। मॉरल रीज़न होते हैं जो एथिकल रीजन्स होते हैं, जो मॉरली देखे जाते हैं। तो अगर मॉरली देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है जहाँ पर हम पावर शेयर करते हैं, तो इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एंड लोगों के पास पूरा राइट है कि वो कंसल्ट किए जाए कि वो कैसे गवर्नड होंगे, ठीक है। एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक ऐसी गुड गवर्नमेंट जो कि पीपल को पार्टिसिपेट करने दे, पीपल का भी राइट हो, क्योंकि वो गवर्न होंगे ना, तो उनके पास भी राइट होना चाहिए। ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होते हैं जिसमें हमारे 3 ऑर्गन्स आ जाते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटर होता है जो लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो इंटरप्रेट करते हैं, जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है फॉर एग्जाम्पल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, सिटीजन या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, तो उससे डील करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल लेवल्स पे इसलिए रखे गए हैं, इनको हॉरिजॉन्टली इसलिए रखा गया है बिकॉज कोई भी एक से बढ़ के नहीं है, किसके पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जीक्यूटिव ने लॉ बनाया तो लेजिस्लेटर और जुडिशरी के पास पूरी पावर है कि वो चेक रखे, तो इसलिए हम इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, इसलिए पावर हमारी बैलेंस्ड रहती है। हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम होता है, वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखती है। नेक्स्ट होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल होता है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, और ये अपनी पावर के हिसाब से बेस्ड होते हैं। पावर डिवाइड होती है टॉप टू बॉटम, सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट के पास, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास, और ये बेल्जियम में भी फॉलो होता है, इंडिया में भी फॉलो होता है, इसे हम फेडरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, कि जिस भी कंट्री में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेल्जियम और इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है। एक होते हैं अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में कैसे कि पावर शेयर होती है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। फॉर एग्जांपल बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, बेल्जियम में बनी कम्युनिटी गवर्नमेंट, डिफरेंट लैंग्वेज के लिए डिफरेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। सिमिलरली इंडिया में सोशल ग्रुप्स जैसे एससीज और एसटीज़ हैं, वो वीक सेक्शन है तो उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आई, तो सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर होती है। एंड लास्ट टॉपिक है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कैसे, जैसे कई सारी पार्टीज इलेक्शन में कम्पीट करती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हर पार्टी जीते। इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शन है तो डिफरेंट पार्टी जीतेगी, ठीक है। तो जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। तो यही चीज़ है कि कैसे कोalition गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रही है, यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकता इसमें भी, ठीक है। और ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ऐसे ग्रुप्स जो फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी मतलब आप खुश नहीं हो तो आप उसके अगेंस्ट करते हो विरोध, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट के डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट उस डिसीजन को चेंज करेगी, उन्हें पता लग रहा है दैट लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इससे होता है हमारा पावर शेयरिंग। तो जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑपरेट करते हैं, सब एक दूसरे के साथ माइज करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इससे हमारा जो पावर शेयरिंग है वो एक आइडल फॉर्म बनता है, ठीक है। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने हर एक लाइन कवर की है एंड शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।